हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2025 का पेपर ये, जिसमें हम कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन 114 तक सोल्व कर चुके। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में सोल्व किए जा रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, क्योंकि फिजिक्स रट्टे से नहीं कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For a simple pendulum, length and time period are measured with plus minus 2% and plus minus 3% error respectively. The percentage error in the determination of G is, देखो ये 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट पार्ट है वहाँ का क्वेश्चन है। ये क्या क्या गिवन है पहले तो ये देखो, इसने परसेंटेज एरर दे रखा है लेंथ में कितना 2% और एक दे रखा परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड t इंटू में 100 इज इक्वल टू 3% प्लस माइनस की। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम की बात की इसने, तो ये क्वेश्चन तब सोल्व होगा जब हमें पहले सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पता होगा टाइम पीरियड का। तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। ठीक है, तो हम प्रोपोर्शनल लेंगे इसके L/g के। हमें जो एरर निकालना है वो g के अंदर निकालना है, तो फॉर्मूला हमें पहले किसका बनाना पड़ेगा, g का। तो इसको हम लिख सकते हैं t² प्रोपोर्शनल टू L²/g²। तो यहाँ से नहीं, ये कट गया ना, दोनों साइड देखो स्क्वायर करेंगे तो इधर तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये बन जाएगा t²। तो g का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, L इधर है, t² इसके नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला बना लिया। देखो परसेंटेज एरर निकालना में g में, तो g का सबसे पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो कुछ एरर के फॉर्मूले होते हैं, तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ छोटा सा, x इज इक्वल टू मैं a+b लूँ, तो प्लस में जो एरर होता है डेल x लिखेंगे, डेल ऑफ a प्लस में डेल ऑफ b। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे एरर बन जाता डेल ऑफ a माइनस डेल ऑफ b। अगर ये मल्टीप्लाई में होता x इज इक्वल टू a/b, तो इसको हम रिलेटिव एरर में लेते, डेल x/x इज इक्वल टू डेल a/a प्लस में डेल b/b। अगर कहीं पावर होती है, ठीक है, पावर, तो हमेशा पावर आगे आ जाती है, वो वाला जो आगे उसका वेरिएबल होगा उसका रिलेटिव एरर लेते हैं। तो इसको देखो परसेंटेज एरर दे रखा, तो परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में खोलेंगे इसको, ये बनेगा डेल g/g इंटू में 100 इज इक्वल टू L का क्या बनेगा, डेल L/L इंटू में 100 प्लस में पावर हमेशा आगे आते डेल t/t इंटू में 100। परसेंटेज एरर की उस फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिख लिया, बस ये चीज़ हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2, प्लस में आगे 2 है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3, 2 + 3 = 6 प्लस माइनस 8% इसका आंसर आ गया। जो एरर वाले हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस जरूरत है तो फॉर्मूले की ध्यान रखने की, किस में हम रिलेटिव एरर लेंगे, किस में हम परसेंटेज एरर लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओपन पैरासूट ऑफ द पैरासूटिस्ट experienced due to air friction a negative acceleration besides the acceleration by gravity। ये कह रहा है भाई एक ओपन पैरासूट वो लेके चल रहा है, खुला पैरासूट, तो वहाँ पे जो एक्सेलेरेशन बाय ग्रेविटी से जो फोर्स लग रहा है ना, उसके साथ साथ उसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स उसके अलावा जो है एक वहाँ पे एयर फ्रिक्शन जो कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी एक्सपीरियंस हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो a इज इक्वल टू माइनस bv² दे रखा है, जिसमें b कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 पर मीटर। हिज कॉन्स्टेंट फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कॉन्स्टेंट फाइनल वेलोसिटी निकालनी, मतलब कॉन्स्टेंट फाइनल वेलोसिटी कौन सी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। इवन 115 का था, इवन 116 क्वेश्चन है। तो देखो पहले इसको समझो, पैरासूट आ रहा है नीचे, उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ऊपर एक एयर फ्रिक्शन नेगेटिव फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले क्या है, जब वो दोनों इक्वल होंगे भी उतना ही ऊपर एयर फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जो ही वो उसने चलना स्टार्ट किया और पैरासूट नीचे की तरफ आने लगेगा तो ये वाला फोर्स बढ़ जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों बराबर हुए मतलब नेट फोर्स हो गए यहाँ पे 0। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था, जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो या तो वेलोसिटी क्या होती है वहाँ पे 0 भी, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या फिर वेलोसिटी क्या होती है वहाँ पे कॉन्स्टेंट। ठीक है, या तो रुका हुआ है मतलब फोर्स 0 तो, या फिर फोर्स 0 है, नेट फोर्स है ये, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है यहाँ पे
टर्मिनल वेलोसिटी, और इसी को हमें निकालना है। ये कह रहा है जिस टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो टर्मिनल वेलोसिटी हुई उसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें दे रखी, देखो ए इज इक्वल टू दे रखा -bv² और बी की वैल्यू दे रखी 0.2 पर मीटर, कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो एक्सेलेरेशन है टोटल बी, वो क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलेरेशन क्या 0, साइड में लिख देती हूँ क्योंकि v इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेट एक्सेलेरेशन क्या लग रहा है, नीचे की तरफ तो g लग रहा है और ऊपर एयर फ्रिक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लग रहा है, वो कितना लग रहा है, कितना गिवन अपने पास bv²। यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है भाई। नेट जो एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड जी अपवर्ड ये, तो नेट ये, अब नेट तो 0 है मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी g माइनस bv² इज इक्वल टू 0, तो g इज इक्वल टू bv², और यहाँ से क्या निकालेंगे v इज इक्वल टू √g/b, नंबर 2 इक्वेशन, बस बन गया, यही तो निकालना था अपने को। तो v इज इक्वल टू g की वैल्यू 9.8 और ये वाली b की वैल्यू कितनी दे रखी 0.2, काट दो, सिंपल कट गया 49 पे और ये बन गया 7 मीटर पर सेकेंड। देखो इसमें निकालनी थी टर्मिनल वेलोसिटी, इसने बोला पैराशूट नीचे है, जी नीचे की तरफ लग रही, ऊपर एयर फ्रिक्शन से एक एक्सेलेरेशन लग रहा है, तो नेट कितना, दोनों को माइनस करोगे, नेट तो 0 क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी होती है जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो मतलब एक्सेलेरेशन 0, दोनों की वैल्यू 0 की इक्वल पुट करो, v की वैल्यू निकाली, जस्ट फॉर्मूले पुट की और आंसर 117 क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो ए यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg, एक थिन बार है, ठीक है, जिसका मास दे रखा है टोटल 6 kg, उसकी लेंथ दे रखी है 2.4 मीटर, इज बेंड टू मेक ए इक्विलेटरल हेक्सागोन। ये करे इसको मोड़ के एक हेक्सागोन बना लिया, हेक्सागोन क्या होता है 6 साइड हो जिसकी इक्वल इक्वल, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, भाई सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास करे वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागोन, और हेक्सागोन के ऐसे क्या है वो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पहले समझा करो, समझने की जरूरत होती है। ऐसे थी, बेंड करके ऐसे बना लिया, पूरी की लेंथ थी 2.4 मीटर, अब हर एक लेंथ जो है हेक्सागोन की इक्वल है, तो इस एक पार्ट की लेंथ कितनी आ गई 2.4 को किससे डिवाइड कर देंगे 6 से, सभी का मास कितना था 6 kg सब पूरी वायर का, और एक हिस्से का मास कितना आ गया, ये तो होगी लेंथ, एक हिस्से का मास हो गया 6 kg था, 6 में डिवाइड कर दिया मतलब 1 kg। यहाँ तक समझो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखो अपने पास एक का मास आ गया, लेंथ एक की आ गई, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन खड़ी लाइन पे है यहाँ पे, तो इसका निकाल लो। एक वायर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/12 ml², यहाँ पे ऐसे निकलेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका निकालो यहाँ पे। अब 6 बराबर हैं तो 6 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऐसे हमने निकाल लिया डायरेक्ट फॉर्मूले से खड़ी लाइन पे, और इस प्लेन पे ऐसे निकालना, तो ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल थ्योरम लगेगी, और पैरेलल थ्योरम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ निकाला प्लस में इसका जो डिस्टेंस है mr², ये वाला पैरेलल थ्योरम होती है भी, पैरेलल थ्योरम, ये फॉर्मूला लगा देंगे। दोबारा समझो, वायर का निकालेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट का गया, यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे, पैरेलल थ्योरम लगेगी, ये भी खड़ी लाइन है ये भी खड़ी लाइन है, सिंपल पैरेलल थ्योरम लगाई और आंसर आ गया। तो देखो बाय स्टेप टू स्टेप सोल्व करते हैं एक बार। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, m की वैल्यू दे रखी 6 kg, ठीक है, लेंथ दे रखी है 2.4 मीटर, तो हमारे पास ये हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसकी साइड, तो स्मॉल a की वैल्यू 2.4 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 साइड है तो 0.4 मीटर आ गई। अब एक बार ये डिस्टेंस क्योंकि काम आएगी मैं निकाल के ही छोड़ लेती हूँ, d की वैल्यू यहाँ पे देखो ऐसे ट्रेंगल बनेगी, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये साइड हमें निकालनी, ये a है तो ये हाफ कितनी हो जाएगी a/2, और ये a है तो इसमें d की वैल्यू निकालोगे तुम √3/2 a आ गई, और a की वैल्यू इसमें रख दो √3/2 इंटू में 0.4, ये बना अपना 0.346 मीटर। बिल्कुल सिंपल है, राइट एंगल ट्रेंगल से पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने ये वाली, तो ये वाली a है ये a/2 है, तो ये निकाल ली हमने d की वैल्यू। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो
नेक्स्ट पे चलते हैं। मास हमने पर का निकाल लिया ना, एक का मास कितना आया 6 टोटल है, 6 से डिवाइड कर दोगे 1 kg। ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जो बाहर यहीं बना लेती हूँ, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें बार बार ऐसे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम। सिंपल क्या फॉर्मूला होता है अभी मैंने बताया, 1/12 ma²। ए ये साइड है, ठीक है। और रेक्टेंगल के लिए क्या होता है 1/12 ml² प्लस में b², ऐसे, ठीक है। तो ये रख दो 1/12, m कितना है, एक का 1 है, भी एक वायर का तो 1 ही है, और a की वैल्यू कितनी है 0.4 का स्क्वायर। तो काटने के बाद भी बनेगा ये वाला, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मान लो हमने एक वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो वायर कितनी यहाँ पे 6, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकल गया। अब पैरेलल थ्योरम यूज कर दो। कैसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकाले हमने और यहाँ भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना है, तो दोनों की क्या कर देंगे हम पैरेलल थ्योरम यूज करेंगे। अप्लाई करो, सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे निकालेंगे, सेंटर पे तो क्या लगेगा फॉर्मूला 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा, मास 1 है, ये रख रही हूँ मैं 0.4 कंप्लीट फॉर्मूले से, प्लस में m, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था ना यहाँ साइड में लिख देती हूँ भाई। इस वायर का फॉर्मूला लगाया हमने ma² प्लस में mr², डायरेक्ट होती है जो डिस्टेंस होती है ना इसका स्क्वायर, ये r² होते फॉर्मूले में, तो हमने तो चलो d मान ली और d की वैल्यू भी निकाल ली। तो इसका मास कितना 1 है और d की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 0.346 का स्क्वायर, mr² या md² ले लो। ये वायर का है, एक वायर का, और ये किसका है, बीच का जो डिस्टेंस है md², ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.16/12 प्लस में 0.1197 सोल्व करेंगे तो ये बन गया अपने पास थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेती हूँ, 0.0133 प्लस में इसको सोल्व करेंगे 0.1197, सोल्व करने के बाद बना 0.133, ठीक है। तो टोटल हमें निकालना है भाई, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बना। टोटल निकालने के लिए एक का निकले उसको 6 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 0.77 0.339 और 8, ये बन गया भाई 0.8, राउंड ऑफ लेंगे तो। एक बार थोड़ा सा समझ लो, कैलकुलेशन इतनी बड़ी है नहीं जितनी सोच रहे हैं। देखो ये देखी है हेक्सागोन, एक साइड निकाली, पूरी लेंथ को 6 से डिवाइड कर दो, ये साइड आ गई। एक का मास निकाला एक वायर का, पूरे 6 से डिवाइड कर दो, एक का मास आ गया 1 kg। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/12 ma², निकाल लिया, इसका आ गया, ऐसे आया खड़ी लाइन पे। तो हमें यहाँ तक पहुँचना तो पैरेलल थ्योरम लगा दो, mr², ये वाले m मास है, r ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमने ये निकाल रखी, जस्ट इस फॉर्मूले में पुट किया हमने और कुछ भी नहीं किया। एक का आते ही 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी का आ गया, क्योंकि साइड कितनी टोटल 6 है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास दे रखा भाई 100 ग्राम, फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर से वो गिर रही है, रिबाउंड्स टू द हाइट ऑफ 1.25 मीटर। तो वो जो है ऊंचाई से पुनः अभी 1.25 मीटर पे दोबारा से उछलती है, मतलब टकरा के जमीन से। इफ द टाइम ड्यूरिंग विच दे आर इन कॉन्टैक्ट इज 0.1 मीटर, जब वो धरती के साथ कॉन्टैक्ट में आई वो टाइम पीरियड दे रखा है 0.1 सेकेंड। द एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, ये कह रहे भाई बॉल जब ग्राउंड से टकराई तो कितना एवरेज फोर्स है वहाँ पे, उसने कितना फोर्स लगाया। तो देखो जो चीज़ दे रखी है वो लिख लेते हैं एक बार, 118 का क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो देखो हमें मास दे रखा है बॉल का कितना 100 ग्राम, और हाइट दे रखी है 5 मीटर, और जो दोबारा से ऐसे टकरा के दोबारा से हाइट तक जाएगी बॉल, वो वाली ये h1 मान लो तो ये h2 मान लो, 1.25 मीटर तक जाएगी। टाइम पीरियड दे रखा 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये ग्राम में दे रखा तो कर लो इसको केजी में, तो नीचे 1000 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 0.1 kg,
ठीक है। अब देखो हमें निकालना फोर्स, सीधी सी बात है। फोर्स का फॉर्मूला अमे वगैरह होता है भाई, ये तो सोचने की जरूरत पड़ती है, एट ए टाइम फटाफट सोच लेते हैं क्या इसमें दे रखा है। तो इसमें ये लगेगा न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और p की वैल्यू होती है mv, तो इसको रखोगे क्या रखोगे m और v2 माइनस v1, ठीक है, ये वैल्यू। बस हमें वेलोसिटी निकालनी, इसमें पुट करना। देखो फोर्स निकालना, फोर्स का फॉर्मूला ये है। इसमें किसकी जरूरत है, मास दे रखा v1 v2 की जरूरत है। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन से टकराएगा तो किस वेलोसिटी से गिरता है, फॉर्मूला होता है अपने पास √2gh। अब नीचे वेलोसिटी से गिरा है तो h1 हाइट से आया, तो 2g की वैल्यू कितनी ले लो सिंप्लीफिकेशन के लिए 10, और हाइट h दे रखी 5, इसको रखते ही वेलोसिटी v1 आ गई अपनी 10 मीटर। v2 निकाल लो तो 2gh2 हाइट, भी वेलोसिटी दोबारा टकरा ऊपर की तरफ हाइट लेंगे, तो इसका वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है वो h2 कितना दे रखा है 1.25 मीटर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 205 मीटर, ठीक है। v1 v2 निकाल ली, बस फॉर्मूले में पुट कर दो, फोर्स आ गया। तो एफ इज इक्वल टू अपना आ गया, इसकी वैल्यू हमने मास की 0.1, और v2 कितना अपना 5 है, और माइनस में v1, देखो अपोजिट डायरेक्शन दोनों की, v1 नीचे आ रहा है v2 ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस लेंगे और डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये हो गया 0.1 इंटू में 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 15 और 0.1 इससे कट गया, तो ये 15 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन में बार बार बोल रही हूँ ये लंबी है, क्योंकि हम एक एक स्टेप को, कंसेप्ट को समझ रहे, रट्टाफिकेशन वाली कोई बात नहीं इसमें। डाटा गिवन है, फोर्स निकालना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, dp बाई dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। p रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो p होता है mv। तो v2 वेलोसिटी जो टकरा के ऊपर गई, v1 है जो नीचे आ रही है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है किसी उसमें जमीन पे गिरेगा तो किस वेलोसिटी से गिरता है, √2gh से। बस ये दोनों में ये फॉर्मूला लगाओ, v1 v2 निकालो, पुट कर दो फॉर्मूले में, क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। देखो हर क्वेश्चन की सीरीज करें, मतलब एक भी स्किप नहीं किया क्वेश्चन, और इतना इजी वे से, इससे तो इजी वे क्या ही होगा भाई। देखो इतना सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है, तो देखो अब बाकी प्रैक्टिस तो खुद ही करनी होती है। यहाँ पे तो हम जस्ट देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, कैसे अप्रोच फॉलो की, कैलकुलेशन तो खुद हाथ से की जाएगी, तभी वो उसके लिए वो फायदेमंद रहेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव ए यूनिट, ये करें अभी इनमें से कौन से ऐसे जिसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती भी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट से ये कट जाएगी, तो इसकी नो यूनिट। तो इसने पूछा किसकी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। रेब्रिक कांस्टेंट की क्या होती है यूनिट, लेंथ नीचे होती है तो पर मीटर, सेकंड की होती है पर मीटर। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो इसका भी यूनिट होता है। एवोगाड्रो नंबर, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, पर यूनिट मोल निकालते हैं किसी चीज़ का, तो पर यूनिट मोल। चारों की यूनिट मैंने लिख दी भी, 3 की यूनिट आई, 1 की आई नहीं, तो आंसर हमारा फर्स्ट रहेगा। हाँ दूसरी बात ये पूछ लगता है कई बार डायमेंशंस फॉर्मूला, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता, रेबर कांस्टेंट का होता है, प्रेशर ग्रेडियंट का होता है, एवोगाड्रो नंबर का भी कोई डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखना, क्या पता आपकी बार डायमेंशंस फॉर्मूले में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस टू इट्स एडियाबेटिक। आइसोथर्मल क्या होता है भाई, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, बाकी सब कुछ चेंज होता रहे। एडियाबेटिक क्या होता है, जिसके अंदर हीट का कोई भी ट्रांजिशन ना हो, ना हीट जाए बाहर ना आए, तो हीट कांस्टेंट होती है, बाकी कुछ भी चाहे चेंज होता रहे, ठीक है। 120 का देखो, ठीक है। तो इसने पूछा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस, रेशियो निकालना हमें दोनों का। तो देखो आइसोथर्मल जो है इलास्टिसिटी कितनी होती है, आइसोथर्मल के केस में P होती है, ठीक है। और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी होती है गामा P, गामा का इफेक्ट इंक्लूड हो जाता है एडियाबेटिक में, तो दोनों का रेशियो करो P बाई गामा P, P से P कट गया 1 बाई गामा, ठीक है। इसकी आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबेटिक की होती है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एक गामा का रोल एक्स्ट्रा आता है इसमें, तो ये वाला हमने निकाल दिया। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, दोनों का रेशियो हो गया 1 बाई गामा, तो इसका ऑप्शन रहेगा भी ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। दो क्वेश्चन बनते भी यहाँ पे, एक तो होता है यहाँ पे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, और एक होता है डिवीजन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड और वेव फ्रंट दोनों पे आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेजनल बाइफ्रिज्म और लियोड मिरर, तीनों के अंदर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट में देखो डिफरेंस समझो दोनों में, जो वेव फ्रंट होता है ना, इसमें तो एक कोहेरेंट वेव लेके दो स्लिट से पास करके इंटरफेरेंस करवाया जाता है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में एक वेव लेके उसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके फिर इंटरफेरेंस करवाया जाता है, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेजनल बाई प्रिज्म, लियोड मिरर, तीनों के अंदर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है, ठीक है। तो न्यूटन रिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मैं लिख देती हूँ भी इसकी, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज ना रहे। देखो तीन तो ऑप्शन दे ही रखे, ये तो क्या ही लिखूँ मैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेजनल बाई प्रिज्म, ठीक है, और लियोड मिरर, इनके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। नीचे लिख देती हूँ मैं, न्यूटन रिंग, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, और तीसरा होता है हमारे पास मिचेलियस इंटरफेरेंस। इनके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर याद करना चाहें, शॉर्ट में तो जिसके अंदर रिंग आ जाए, जिसके अंदर फिल्म आ जाए, या फिर जिसके अंदर ये बोले कि हम प्लेन आ जाए, ठीक है, तो इसमें आएगा एम्पलीट्यूड वाला। दूसरा जिसके अंदर स्लिट आ जाए, जिसके अंदर प्रिज्म आ जाए, या फिर जिसके अंदर मिरर आ जाए, उसका होगा वेव फ्रंट वाला, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो मीनिंग मैंने बता दिया, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के अंदर एक जो कोहेरेंट सोर्स से हम लाइट लेते हैं उसको दो स्लिट में डिवाइड करके इंटरफेरेंस कराया जाता है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में एक जो लाइट है उसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके फिर उसमें इंटरफेरेंस करवाया जाता है। तो इसका आंसर होगा अपने क्वेश्चन का न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट जो इसकी बात थी वो भी बता दी, ताकि दूसरा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड भी आ सकता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट भी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन, नहीं तो लंबी वीडियो होगी, और बाकी क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट कंटिन्यूस हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी हमें फ़ायदा मिला है, देख के अच्छा फील हुआ है, तो लाइक ज़रूर कर दें। और किस बुक से मैंने सारे ढूंढ के एक एक प्रॉपर कंसेप्ट को लिया है, तो अगर आपको बुक जानना तो कमेंट में पूछ सकते हो भी, आपको प्रॉपर बुक पढ़नी है, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बुक जो है, बुक का नाम आपको बता दूंगी। थैंक यू।